परिजनों को परेशान करने के वो रोज़ नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं। अदालत में ये मुख्य अभियुक्त जो मनीष रंजन है, उसके बारे में कहते हैं लिखत में कि इनको ज़मानत दे दी जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। अगर मनीष रंजन मुख्य अभियुक्त है, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए थी। वो फॉरेंसिक जाँच आज तक नहीं हो पाई। मृतका के शरीर पे जो पोस्टमार्टम में जो ज़ख्म मिले हैं, पूरे बदन पे नाखूनों के खरोंच मिले हैं। उसका प्राइवेट पार्ट क्षत हो गया, उसके कपड़ों पे ह्यूमन सीमन मिला है, तो आखिर वो दरिंदा कौन है? जाँच वहाँ नहीं हो रही है, जबकि मृतक परिवार को, उनके परिजनों को जानबूझकर जाँच के नाम से किसी न किसी बहाने से बार-बार परेशान किया जा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या। मृतक के परिवार के मानने या ना मानने से क्या फ़र्क होता है? आप स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच कीजिए। नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने छात्रा के मामा को बुलाया था, साथ में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश को भी बुलाया गया था। अंदर में क्या कुछ बातें हुई हमने मामा को सुनाया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं एसके पांडे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। कैमरे पर एसके पांडे ने एक एक बातें बताई हैं और सबूत भी दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में सबूत भी दिखाए हैं, कोर्ट को सबूत भेज दिए हैं। 23 या 24 को इस पर सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले आप एसके पांडे को सुनिए। परिजनों को सीबीआई ने एक बार फिर बुलाया है, मामा को बुलाया है, क्या लगता है सर इस मामले में? यह देखिए, परिजनों को बार-बार किसी न किसी बहाने से परेशान किया जा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है और यह परिजनों को परेशान करने के वो रोज़ नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं। अदालत में ये मुख्य अभियुक्त जो मनीष रंजन है, उसके बारे में कहते हैं लिखत में कि इनको ज़मानत दे दी जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। मनीष रंजन इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है। वो घटना के बाद से अपने घर से फरार था। क्यों फरार था? वो किन लोगों के संपर्क में था? जिन लोगों के संपर्क में था, उनका लोकेशन क्या था? बार-बार वो पुलिस को गुमराह क्यों कर रहा था मनीष रंजन? परिजनों के द्वारा मनीष रंजन को थाने में, हॉस्पिटल के बाहर देखा गया। अगर मनीष रंजन मुख्य अभियुक्त है, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए थी। वो फॉरेंसिक जाँच आज तक नहीं हो पाई। हॉस्टल के जो कर्मचारी थे, वो किन लोगों के संपर्क में थे? घटना वाले दिन जिन लोगों के संपर्क में थे, उन लोगों का लोकेशन क्या था? इन बिंदुओं पे जाँच होनी चाहिए। तो जहाँ जाँच होनी चाहिए, जैसे मृतका के शरीर पे जो पोस्टमार्टम में जो ज़ख्म मिले हैं, पूरे बदन पे नाखूनों के खरोंच मिले हैं, उसका प्राइवेट पार्ट क्षत हो गया, उसके कपड़ों पे ह्यूमन सीमन मिला है, तो आखिर वो दरिंदा कौन है जो इतनी बुरी तरह हैवानियत की सारी हदें पार करके मृतका को नोचा खरोंचा? अब पुलिस को जांच उन चीज़ों पे करनी चाहिए डॉक्टर को भी थी। बुलाया गया था, डॉक्टर जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से भी डॉक्टरी के तमाम कागजातों के संदर्भ में पूछताछ करना चाहिए। इसमें गौरतलब यह बात है कि मृतका को सबसे पहली बार सहज सर्जरी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पे बेहोशी का कारण ठंड लगना बताया जाता है। 3 साढ़े 3 घंटे इलाज चलता, 5 पानी की बोतलें चढ़ती हैं और भी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वहाँ पे बेहोशी का कारण ठंड लगना था। प्रभात हॉस्पिटल में आते-आते बेहोशी का कारण नींद की गोलियों का सेवन हो जाता है। तो इसमें आश्चर्य की बात यह है कि नींद की गोलियां पहली बार मृतका के कमरे से 7 जनवरी को मिलती है। तो जो चीज़ 7 जनवरी को मिलती है, उससे पहले किसी को जानकारी नहीं सर, थी। आपने कहा मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। 7 जनवरी को नींद की गोली पहली बार मिलती है। सफाई हॉस्टल के सफाई कर्मचारी जब मृतका की तबीयत 6 तारीख को ख़राब होती है, बेहोशी की हालत में पहुंचाया जाता है। तो नींद की गोली, अगर कोई आत्महत्या करेगा तो आमने सामने बिखरा पड़ा होगा। आत्महत्या करने के बाद कोई भी पीड़ित नींद की गोली को छुपा के बिछावन के नीचे नहीं रखेगा। जो अब तक की जांच से जो सफाई कर्मी हॉस्टल के मृतका के कमरे में अगले दिन 7 जनवरी को सफाई के लिए पहुंचे, तो वहाँ उन्हें मृतका के बिछावन के नीचे से नींद की गोली मिली और यह नींद की गोली उन्हें 7 जनवरी को मिली। तो सवाल यह पैदा होता है कि जो जिस चीज़ की जानकारी 7 जनवरी को हुई,
उस चीज़ की रहस्यमय जानकारी प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले 6 जनवरी को कैसे हो गई। उन्होंने अपनी पुलिस को जो इंटीमेशन दिया है, जांच रिपोर्ट दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है सस्पेक्टेड केस ऑफ ओपियाइड पॉइजनिंग। तो यह ओपियाइड पॉइजनिंग की बात प्रभात हॉस्पिटल को किसने बताई? कोई मेडिकल सिम्टम वैसा नहीं दिख रहा। पहले जो सहज सर्जरी में लेके जाया गया था वहाँ बेहोशी का कारण ठंड लगना बताया जा रहा। तो ये इन चीज़ों, और अगर मान लीजिए प्रभात हॉस्पिटल की बात थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए, उन्होंने ओपियाइड पॉइजनिंग की बात भी लिखी है, तो 6 तारीख को क्यों ना यूरिन टॉक्सिसिटी, उसकी स्क्रीनिंग की जांच की गई? क्यों यूरिन टॉक्सिसिटी की जांच 2 दिनों के बाद यानी कि 8 तारीख को की गई? और अगर जांच में यह कन्फर्म भी हो गया यूरिन टॉक्सिसिटी में कि बेंजोडाइजिपिन और ओपिएट मृतका ने खाया है, तो उसके प्रभाव को रिवर्स करने के लिए जो एंटीडोट क्यों नहीं दिया गया, जो कि नेलोजोन या नार्गन देते हैं ऐसी स्थिति में? अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रभात हॉस्पिटल के हिसाब से मृतका डिहाइड्रेटेड थी। तो जो प्रत्यक्षदर्शी मृतका को लेकर सबसे पहले सहज हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां वो बता रहे हैं कि उसे 5 पानी की बोतल चढ़ी। तो जब 5 पानी की बोतल चढ़ी तो फिर डिहाइड्रेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन तथ्यों की भी बारीकी और गहनता से जांच होना चाहिए। तो जांच जहां होनी चाहिए, जांच वहां नहीं हो रही है, जबकि मृतक परिवार को, उनके परिजनों को जानबूझकर जांच के नाम से किसी न किसी बहाने से बार बार परेशान किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या। मृतक के परिवार के मानने या ना मानने से क्या फ़र्क होता? आप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कीजिए। क्या लगता है अब सुनवाई कब होगी इस मामले में? सुनवाई कब होनी है? अब देखिए, हमने कुछ आवेदन अदालत में दिए हैं, उन्हें प्रेस करूंगा। संभवतः 23 तारीख को इसकी संभावना है। आप और कुछ पेश करेंगे? जी तथ्यों को पेश किया जाएगा। कुछ आवेदन हमने दे रखे हैं अदालत में। सबूत के तौर पर उसे पेश किया जाएगा। उन पे अपने साक्ष्य और दलील जो भी हम लोगों के पास है, वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा, विधि सम्मत जो भी उचित कानूनी प्रक्रिया होगी उसे हम लोग जरूर अमल में लाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, कल रात 2 बजे मैं मृतक परिवार के गांव से वापस आया पटना। वहाँ पे हमने मृतक परिवार को समझाया कि चलिए, जांच अधिकारी अगर मनमर्जी तरीके से मृतक परिवार को ही परेशान करे तो ऐसे स्थिति में अब मान लीजिए कि पुलिस बार बार आप ही के पास जाए, एक ही चीज़ को बार बार पूछे, तो ऐसी स्थिति में आप खुद तय कीजिए कि मृतक परिवार की मनोदशा क्या होगी। लेकिन फिर भी हमने उन्हें कहा कि ये अगर 1000 बार भी जांच के नाम पे बुलाएं, परेशान ही करे, वो भी सही। जितनी बार बुलाना है उतनी बार आप बुलाइए, जांच कीजिए, लेकिन साथ में जो अभियुक्त हैं उनसे भी पूछताछ कीजिए। जो पीड़ित परिवार ने तो यह तय किया है कि अब इंसाफ और सत्य की लड़ाई आर पार की होगी, सड़कों पे होगी, देश की जनता के समक्ष होगी। देश की बेटियों का, आखिर नीट छात्रा के मौत का रहस्य क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, जांच के नाम पे लिपापोती क्यों की जा रही है, इन तमाम चीज़ों की जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उन लोगों ने फैसला किया है कि जनता की अदालत के समक्ष रखने का। तो आपने एस के पांडे को सुना, उन्होंने बताया कि मेरे हाथ सबूत लगे। उन्होंने एक एक बिंदुओं को बताया आसानी से कि किस तरीके से इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा है, सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन कोर्ट से उम्मीद है। एस के पांडे के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि नीट छात्रा को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।